चलिए जी, प्रारंभ करते हैं फिर। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य टेंस मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। ह्यः हरि शब्दस्य इकारान्तेषु हरि शब्दस्य कथं रूपाणि भवन्ति इति विषये पठितवन्तः। अद्य तावत् नूतनः शब्दः वर्तते सखी शब्दस्य। सखी शब्दः, सखी शब्दस्य प्रक्रिया भिन्ना भवति। हरि शब्दात् भिन्ना प्रक्रिया अस्ति। इत्यस्मात् कारणात् अत्र अस्मिन् विषये उच्यते। तो बालकृष्ण जी, आप जुड़ गए हैं ना? आप सुने थोड़ा। हाँ गुरुजी प्रणाम। जी जी महादेव। जी हाँ हाँ, वीडियो भी खोल लिया करें कुछ लोग, थोड़ा इससे हमें दिखते रहें। ठीक है। हाँ हाँ, चलिए। तो आइए, अभी हालांकि कुछ कम लोग जुड़े हैं पर जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज हम एकदम समय से स्टार्ट हो गए हैं। कि रोजाना इस चक्कर में रह जाते थे कि चलो पूरा चैप्टर कराना है जी ना। जी जैसे इकारांत है तो उनको इकारांत को एक साथ निपटा दो, हरि शब्द की पूरी प्रक्रिया। जी। तो ये सब चलता था। एक मिनट, एक कोई फोन आ रहा है। तो हमें लोग फोन कर रहे हैं इस समय। चलिए, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, है? आ रही है भैया। एक मिनट, इनको फोन करके कहना ही पड़ेगा। चलिए। तो अपनी जो प्रक्रिया चलनी है, आज हम सखी शब्द को पढ़ें। जी क्योंकि इकारांतों में बहुत सारे शब्द हैं जो कि हरि की तरह चलते हैं, वो आपने जान चुके, उन शब्दों को आपने जान लिया है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो सखी तो खैर खुद अपनी तरह ही चलता है, इसकी तरह तो शब्द चलते नहीं। ठीक है ना। क्योंकि इसका सुविभक्ति का ही रूप अपना एक निराला रूप है, और जी इसकी तरह प्रक्रिया तो नहीं होती है अन्य शब्दों की। ठीक है, ये जी तो अपना अलग से ही चलता है। तो चलिए, इसलिए इसको अलग से रखा हुआ है क्योंकि इसमें कुछ कार्य अलग से गिनाए गए। जी तो आइए अब उन कार्यों को देख लेते हैं। जैसे आप सुविभक्ति लाएंगे सखी शब्द से। देखो, हम इकारांत शब्दों को लगातार पढ़ रहे हैं। इकारांतों जी में दूसरी विधा है सखी शब्द, है ना। जी सखी शब्द को देखते ही ऐसा लगता है स्त्रीलिंग लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अजंत पुल्लिंग पढ़ रहे हो, ये भी पुंस्त को ही कहता है, अर्थात पुल्लिंग शब्द है ये भी। सखी जी है ना, पुल्लिंग शब्द है। जी यहाँ पर क्या प्रक्रिया होती है वो सब आप लोगों के सामने अब धीरे धीरे हम करके बताते जाते हैं। और आज हम जो आपको प्रक्रिया जो यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें से सिर्फ ये पहले सूत्र को छोड़ करके, अनंसव सूत्र को छोड़ करके, बाकी जो ये जितने भी अन्य सूत्र हैं, इन सबका बार बार उपयोग होता रहेगा। और व्याकरण में बहुधा उपयोग होता है इनका। कई बार तो इनके सवाल जो है नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत सारे। तो जी जो तमाम प्रतियोगी परीक्षा है उसके में भी ये जो है होता है। तो चलिए, पंतोला जी भी शायद जुड़ गए हैं, है ना।
चलिए जी जी भैया, हाँ जुड़ो। आइए अब हम पढ़ते हैं एक, अब सखी शब्द को हम पढ़ रहे हैं। चलिए, तो सखी शब्द से आप सुविभक्ति ले आए, स्थिति बन गई सखी सु, और उस उकार चूंकि अनुनासिक है उसकी संज्ञा कर दिया, इस संज्ञा करने के बाद स्थिति बन गई सखी आगे सा। ठीक है, जी ये बन गया। अब आपको क्या करना है, एक सूत्र है आपका अनंग सौ। अभी और कुछ काम कर लेते हैं हम पहले। देखो अभी हम कितनी चीजें इंक्लूड रहती हैं इसमें, वो थोड़ा देखें। जैसे क्या क्या चीज और बताना होता है। जैसे पहले आप सखी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करें, प्रातिपदिक संज्ञा करके सुविभक्ति लाइएगा, ये सब है ना, रहता है ना। हाँ, जी दूसरी बात और क्या करनी है आपको, सखी शब्द की अंग संज्ञा भी करनी है। अंग संज्ञा विधायक सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं, यस्मात् प्रत्यय विदिश पदादि प्रत्यय। अंग संज्ञा किस कंडीशन में होती है कि प्रत्यय के परे रहते पूर्व जो प्रकृति होती है, ऐसे तदादि शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है, यदि वो प्रत्यय उसी से विधान किया गया है। सूत्र का अर्थ एक बार जरूर स्मरण कर लेना, क्योंकि यदि आप सूत्र जानते हो तो व्याकरण आपके लिए बहुत इजी है। मतलब ये शब्द ज्ञान आपके लिए बहुत इजी है, पूरा का पूरा संस्कृत का वांग्मय है। ठीक है जी। जी तो अब अंग संज्ञा है सखी शब्द की, इतनी सब चीजें समझ लें। अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंग सौ सूत्र को यहाँ पर लगाते हैं अब सखी सा ऐसी स्थिति होने पर। सूत्र लगेगा अनंग सौ। अनंग सौ सूत्र का क्या अर्थ होता है कि सख्युरंगस्य अनंगादेशो असंबुद्धौ शौ। सूत्र का अर्थ क्या है, हिंदी में भी समझ लें कि सख्युरंगस्य, सख्युरंगस्य इत्युक्ते अंग संज्ञक सखी शब्दस्य। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं दूसरी सरल संस्कृत में, अंग संज्ञक सखी शब्दस्य अनंगादेशः भवति। अनंगादेशो भवति, अनंग आदेश हो जाता है अंग संज्ञक सखी शब्द को। कब होता है, किसके परे रहते, तो कहा असंबुद्धौ सौ, संबुद्धि भिन्न शु परे, सुविभक्ति। जी ठीक है, संबुद्धि भिन्न सुविभक्ति परे, तो ये काम हो जाता है। अब आप देख रहे हैं हमारी ये जो सुविभक्ति है संबुद्धि भिन्न है, क्योंकि संबोधन का कोई रूप अभी बना नहीं रहे, तो संबुद्धि भिन्न शु है। क्या हो जाएगा, सखी शब्द को अनंग आदेश होगा, तो सखी शब्द को अनंग आदेश होगा तो क्या पूरे सखी शब्द के स्थान पर अनंग आदेश हो जाएगा, ये प्रश्न। तो कहते हैं जी नहीं, पूरे सखी शब्द के स्थान पर अनंग आदेश नहीं होगा। तो किसको होगा, अंत्य को होगा केवल अनंग आदेश। तो कैसे कैसे उसकी प्रक्रिया है पूरी वो जाने। म्यूट कीजिए। कि सबसे पहले कर दिया। आपको भी हम होस्ट बना देते हैं। तो क्या प्रक्रिया है उसकी पूरी, वो प्रक्रिया ये देखिए कि सबसे पहले तो ये सूत्र कहता है अंग संज्ञक सखी शब्द को अनंग आदेश होगी, लेकिन एक सूत्र है अनेकाल से सर्वस्य, वो कहता है जो आदेश यदि अनेकाल होते हैं या फिर जो आदेश से तो होते हैं वो संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर बैठते हैं, लेकिन वो तो पूरे के स्थान पर कह देगा कि ये चूंकि अनंग आदेश अनेकाल है, अनेकल वाला है, तो ये पूरे सखी शब्द के स्थान पर बैठने को तैयार है। लेकिन आपने एक सूत्र पढ़ा था उसी का अपवाद ङिच्च। वो सूत्र क्या कहता था कि जो आदेश यदि ङित होगा, अर्थात जिसके नकार की संज्ञा होती है, ऐसा यदि कोई आदेश है वो तो अंत्यल के स्थान पर बैठता है। तो आपका जो है अनंग में क्या होता है, ये नकार हो जाता है इत्संज्ञक। अनंग में ये नकार आप जो देख रहे हो ना, इसकी संज्ञा हो जाती है। अनंग में इत्संज्ञा कौन कौन की होती है, नकार की होती है और न में आ की होती है, क्योंकि वो अनुनासिक है नकार उत्तरवर्ती का जी। इन दो की संज्ञा होती है। अनंग का फाइनली बचता क्या है, अन बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अनंग आदेश ङित है, ङित होने से अंत्यल के स्थान पर बैठेगा। सखी में अंत्यल कौन है, इकार, तो उस इकार के स्थान पर अनंग आदेश होगा। तो हमने कर दिया, इकार को केवल अनंग करके देखिए, वो स्थिति ये है, सख हलंत हो जाएगा, ख अनंग और स, ये स्थिति हो गई जी। तो ये स्थिति हो गई। अब आपको क्या करना है, अनंग में से
इसके अनुबंधों का लोप कर देना है। आपने जब जी। अनुबंधों का लोप कर दिया, मतलब नकार का लोप कर दिया हलंत्यम सूत्र द्वारा, और ना में जो आ है जो कि अनुनासिक है उसका लोप हो जाएगा किसके द्वारा? उपदेशे अजनुनासिक सूत्र द्वारा। इसका क्या हो जाएगा? इत संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोपः सूत्र से दोनों का लोप कर देना है। क्या बचेगा? सख अन स, ये स्थिति बनेगी है। घबराइए नहीं, थोड़ा कि प्रक्रिया थोड़ा ये लंबी है। इस सखी शब्द के सुविभक्ति की ही केवल प्रक्रिया लंबी है, आगे नहीं आपको इतना मिलने वाला, ठीक है। हाँ, इसमें चूंकि बहुत सारे सूत्रों का उपयोग है। तो सख अन स, ये कंडीशन बन गई। अब आपको क्या करना है? सख अन स, जब ये कंडीशन है तो आपको सूत्र लगाना है अब अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। ठीक है जी। सूत्र क्या करता है? सूत्र ये कहता है जी। अंत्याद अलह, संधि विच्छेद कर देना, ये दलह मत पढ़ना, अंत्यात जी। प्लस अलह। अंत्य अल से अंत्याद अलह पूर्वो वर्ण, ये बस ध्यान रखना है। अंत्य अल से यदि पूर्व वर्ण होता है कोई तो उसकी उपधा संज्ञा होती है। इस सूत्र को कई बार यूजीसी नेट में पूछा है, उपधा संज्ञा किसकी होती है, या फिर उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र। तो क्या करता है सूत्र? अंत्याद अलह पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा स्यात्। अंत्य अल से जो भी पूर्व वर्ण होगा वो उपधा होगा। ये नहीं कहता कि वो हल ही हो, इसका मतलब ये उपधा संज्ञा चाहे तो हल हो चाहे अच हो, दोनों की हो जाएगी। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, चाहे तो अच हो या हल हो, दोनों की उपधा संज्ञा हो जाएगी। अंत्यल से पूर्व की होती है उपधा संज्ञा, ठीक है। अब अंत्य अल है आपका ये न, इधर देख रहे हो, अंत्यल से पूर्ववर्ती है अ, जो आप देख ही रहे हो उस पर तो बना हुआ है जी। तो अंत्यल से वह जो पूर्ववर्ती है उसकी क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी, ठीक है जी। जो भी अंत्यल है उनसे पूर्ववर्ती यदि कोई वर्ण है तो वो उपधा माना जाता है कि ये उपधा है। अब चूंकि हम यही क्यों उपधा संज्ञा कर रहे हैं, इसमें तो और भी कई अंत्यल हो सकते हैं, क्योंकि काम यही आगे आप देखोगे यही करना है, इसी जगह, इसलिए उपधा संज्ञा यही की जा रही, ठीक है जी। तो अंत्यल से पूर्ववर्ती जो वर्ण है आपका अकार, उसका नाम है उपधा, ठीक है जी जी। हाँ, तो उपधा इसको नाम दिया गया। उपधा से काम क्या है? काम ये है सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, च प्लस असंबुद्धौ जी। क्या करता है ये? नान्तस्य उपधायाः दीर्घ, ये सूत्र दीर्घ करता है। नान्तस्य उपधायाः इत्युक्ते नान्त जो होता है शब्द उसकी उपधा को दीर्घ करता है। तो आपका नान्त है ये अब सखन, नान्त शब्द कौन है आपका? सखन जी। इस नान्त की उपधा है क्या कोई? यस है, आकार। तो इस नान्त की उपधा को क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा जी। कब हो जाएगा दीर्घ? संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान हो जी। तो जी हमारा ये सर्वनाम स्थान है, पहली बात, क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञा को आप जान चुके हो, सु औ जस अम और औट की होती है नपुंसक लिंगों के प्रत्ययों को छोड़कर जी। सूत्र याद है ना? शुड अनुपुंसक, को स्मरण रखिएगा जी। शुड अनुपुंसक है वो, ठीक है जी। आपने विश्वपात शब्द की प्रक्रिया पर उसे पढ़ा था जी। तो चलिए, सर्वनाम स्थाने असंबुद्धौ कब होती है? नाम तक की उपधा को दीर्घ कब होता है? असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने, जब संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर हो। आपका सकार वैसा ही है, ये संबुद्धि भिन्न और सर्वनाम स्थान संज्ञक भी है, ठीक है। तो नान तंग की उपधा को क्या कर देना है? नान तंग की उपधा को भी आप कर दोगे दीर्घ। तो जब आप दीर्घ करोगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? स्थिति बन जाएगी ये वाली, सखान, मतलब सख आन स, दीर्घ कर दिया ना जी, ह्रस्व को दीर्घ में बदल दिया, सख आन स। फिर ऐसी अब अगली कंडीशन क्या होगी? क्या करें?
तो अब एक संज्ञा और समझ लीजिए, इसमें से एक संज्ञा तो आपने यहां समझी थी, उपधा संज्ञा। अब दूसरी संज्ञा यहां समझने जा रहे हो, अप्रक्त संज्ञा। अभी कौन सी संज्ञा पढ़ने जा रहे हो? अप्रक्त संज्ञा। ये अप्रक्त संज्ञा होती कब है, उसके लिए कंडीशन सुनिए। सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र आपका कहता है कि एक आल प्रत्ययो यह सो अप्रक्त संज्ञा स्यात्। एक अल जो प्रत्यय बचा है, मतलब वो प्रत्यय होना चाहिए और एक अल मात्र होना चाहिए। जी। तो प्रत्यय हो सबसे पहली बात, और वो एक अल मात्र बचा हो। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय है हमारा क्या, ये स, और एक अल मात्र बचा है, सिंगल है बेचारा, इसका ऊ था वो चला गया। ठीक है ना? ये क्या है? एक अल मात्र बचा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? अप्रक्त। इसकी कौन सी संज्ञा हो गई? अप्रक्त। ठीक है जी? जी। हाँ, पंतोला जी समझ रहे हैं ना? पंतोला जी श्रूयते नवा? जी 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 हाँ, जी जी। हाँ हाँ, आपकी वो भी, म्यूट किया है मैंने, आवाज आ हाँ रही है ज्यादा आपकी भी अप्रक्त संज्ञा है, क्योंकि आप भी एक अल मात्र हैं। हाँ ठीक है? हाँ। हाँ, एक अल का मतलब आप सिंगल हो। ये उपधा मुझे सिंगल समझ नहीं आ रहा पर्सन था। को सब अप्रक्त संज्ञक है। हाँ, ये चलिए, डबल हो मेरी जाऊंगा आवाज जल्दी, बराबर आ रही चिंता है ना? नहीं जैसी आती है, कम कम तो नहीं हो गई है कहीं? ये ठीक आ क्यों रही जी? है, ठीक आ रही ये है। उपधा समझ नहीं आ रहा है, आवाज तो आवाज तो अजय, बराबर है। उपधा में कुछ नहीं है। अब आवाज चली गई आपकी। कोई बात नहीं, हो शायद उनको फोन आ गया हो। जी। स्टैच्यू हो गए, देखिए आचार्य जी कैसे लग रहे हैं। जी। समझ में आ रही है बात? नहीं, आपकी आवाज चली गई थी बड़े भैया। नहीं, बीच में थोड़ा रुक गया था अभी। अब तो नहीं अभी रुक रुक रहा। गया था, आप बोले। अब नहीं रुक रहा है। तो ना अंत्य ना, अल अभी से ठीक है, जो बोलिए। पूर्ववर्ती वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा होती है। देखो, उपधा संज्ञा के लिए क्या बताया था आपको? जैसे अंत्य अल है, यहाँ पर कौन? अंत्य नकार। अल से पूर्व। देखो, अंत्य अल से पूर्व जो वर्ण होगा, जी। अंत में कौन है? नकार। नकार से पूर्व कौन है? अकार। उस बात आई समझ में? है। तो अंत्य अल से जो पूर्व में स्थित है उसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी। जी। देखो, लिखा भी है उसके नीचे उपधा, हाँ। जस्ट कि वो उपधा नाम है उसका। ठीक है? और अप्रक्त लिखा है। संज्ञा किसकी होगी? एक काल एक अल तो ऊपर प्रत्यय होगा, मतलब वो प्रत्यय हो और सिंगल बचा हो। तो ये सुप्रत्यय था, जब ये यहाँ पर अनुबंध लोप कर दिया तो सिंगल बचा बेचारा, तो इसकी होगी अप्रक्त संज्ञा। ठीक है? तो उपधा संज्ञा का कार्य तो आपने समझ लिया कि ये दीर्घ हो गया था यहाँ। अप्रक्त संज्ञा का कार्य अभी आप समझेंगे। अप्रक्त संज्ञा तो समझ गए ना? अप्रत्यय काल प्रत्यय, एक काल यह प्रत्यय प्रत्ययो यह सो अप्रक्त संज्ञा से। जी। अब आपको क्या समझना है? अब आपको समझना है, जब इसकी अप्रक्त संज्ञा हो गई, चली गई आवाज आचार्य जी। तो इसको काम कौन सा होने वाला है? हल्न्याभ्यो दीर्घात् श्रुति से अप्रक्तम। इस बड़े भैया तरीके से आपकी उन्हें आवाज पढ़ना चली है। गई थी। आपका फिर रुक रहा है। ठीक है? रुक गया था बड़े। आपका रुक रहा है आज। रुक रहा है थोड़ा सा। जी। चलो कोई बात नहीं, जोर से बोलते पता हैं नहीं, शायद। रुक रहा है। हाँ हाँ। अरे तो नहीं नहीं, बोलना नहीं रुक रहा है। अच्छा, नेटवर्क है ना? नेटवर्क के कारण आप वो स्टेचू हो जाते नेटवर्क हैं। समस्या से आप स्टैच्यू हो जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, पुत्र ये तो भगवान बन के जाते हैं भरोसे कुछ होता समय। है नेटवर्क तो। ठीक है, कोई बात। चलो आगे पढ़ते हैं। जितना है आप उसे सुन लें, हम दोबारा से बोल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। रुकेगा नहीं, बल्कि वो द्वारा आवृत्त हो जाएगा। आपको क्या उच्चारण करना है सूत्र का, हम इसके जी। विषय में बता रहे थे। हल्न्याभ्यो दीर्घा श्रुति से अप्रक्तम हल।
हलंग्याभ्यो। लोग यही गड़बड़ी कर देते हैं, वो क्या बोल देते हैं, हलंग्याभ्यो, ऐसे ल पूरा हो जाता है। ठीक है, इस गड़बड़ी से बचना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हलंग्याभ्यो दीर्घा श्रुति से अप्रक्तम हल, ये सूत्र क्या करता है, जब आपने अप्रक्त संज्ञा कर दिया तो ये अब काम करता है, क्योंकि जो संज्ञा की जाती है तन निमित्तक कोई ना कोई कार्य होता है, संज्ञा है, संज्ञा को निमित्त मान करके। तो चलिए जी, इस सूत्र का अर्थ क्या है। इस सूत्र का जो अर्थ आपकी किताब में दिया हुआ है वो अर्थ है ये, वो मैं एक अर्थ एक बार पढ़ देता हूं। हलंतात परम दीर्घौ यौन्यापौ तदंताच्च परम श्रोति सीते तदप्रक्तम हल लुप्यते, ये है। अब इस अर्थ से थोड़ा छात्रों में भ्रांति हो जाती है कई तरीके की, उनके लिए व्याख्यान अपेक्षित रहता है। अतः हम छात्रों से ये निवेदन करते हैं कि आप इस नीचे वाले अर्थ को याद कर लें जो हमने यहाँ लिखा है, ये इसका स्पष्ट अर्थ है। स्पष्ट मतलब कि आपको ज्यादा व्याख्यान की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा समझ जाओगे इस नीचे वाले अर्थ को यदि याद करते। ये आपकी किताबों में नहीं है, हमारे जो एक तो गीता प्रेस वाली पुस्तक है उसको देखा है हमने, और एक हमने बताया था आपको, शिवदत्त शर्मा जी दाधिमत जी थे, उन्होंने अपनी व्याख्या लिखी, दाधिमथी व्याख्या, सारदर्शनी व्याख्या। उस व्याख्या को उनके शिष्य ने आगे बढ़ाया, उनका नाम था पंडित शिव नारायण जी, राजस्थान के विद्वान थे ये। और पंडित शिवदत्त दाधिमत जी ने तो जब भारत विभाजन नहीं था उससे पहले वो लाहौर के प्रिंसिपल भी रहे, वहां पर भी एक संस्कृत का विद्यालय था। क्या बताएं, संस्कृत के विद्यालय कहाँ कहाँ नहीं थे, बड़ी याद आती है जब हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो लाहौर में संस्कृत का विद्यालय था, विश्वविद्यालय, वहां के वो प्रिंसिपल थे। उन्होंने उस व्याख्या, उस एक पुस्तक लिखी है, व्याख्या मतलब इस लघु सिद्धांत कौमुदी की, तो उससे हमने ये उद्धृत किया है आपके लिए इस अर्थ को जो नीचे आप देख रहे हो, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सरल स्पष्ट अर्थ है, बिल्कुल करेक्ट, जो मतलब जिस तरीके से आपको समझना चाहिए। तो संस्कृत की स्थिति अब ज्यादा दयनीय हो गई है जब भारत स्वतंत्र हो गया है। अरे ऐसी स्वतंत्रता किस काम की कि अपनी संस्कृति और संस्कृति ही भुला दी। इससे तो हम परतंत्र बहुत अच्छे थे कि जब संस्कृत के लिए अंग्रेजों के जमाने में संस्कृत का वर्धन हुआ, मुसलमानों के जमाने में संस्कृत का वर्धन हुआ, माना कि कुछ लोगों ने उसको किया, लेकिन 95% पॉजिटिव था रिजल्ट, 5% ही इधर उधर था। लेकिन स्वतंत्र भारत में अब स्थिति देख लीजिए, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय लॉक होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। एक बार संस्कृत शिक्षक रिटायर होते गए, विद्यालयों पर ताला लगता गया, बाकी गुरुजी लोग अनुष्ठानों में बिजी हो गए। हे प्रभु क्षमा करना, ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर ये हकीकत है, कोई ना कोई को, किसी न किसी को तो ये कहना पड़ेगा। तो बस मैं एक बात जो कहना चाहता हूं ये कि हमारे संस्कृत का जो ह्रास हुआ है वो स्वतंत्र भारत के उत्तर ज्यादा हुआ है। ठीक है, मैकाले का नाम नहीं लीजिए, मैकाले को तो हम हटा सकते हैं ना, अभी भी क्यों नहीं हटा पा रहे हैं। मैकाले ने जो पद्धति लागू की उसे हटाइए, बदलिए, आपको पता है ना मैकाले ने ऐसा कर दिया, आप हटा के बदल दीजिए। तो सबसे ज्यादा जो हिरास किया है वो अब के गद्दारों ने किया है, जिन्होंने अपने संस्कृत और संस्कृति को भुला दिया। तो खैर इस बात पर आगे बहुत सारी बातें, और बल्कि एक सेमिनार करना पड़ जाएगा कुछ दिनों बाद, है ना। हम काफी सारा मैटर जुटा लिए इस बार जब गए थे। तो अब आगे प्रकृत विषय पर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा विषय चला गया था कि जिस पुस्तक को हमने देखा था उस पुस्तक के लेखक लाहौर के प्रिंसिपल थे। मतलब कहां कहां नहीं थी ये संस्कृत, और अब कुछ भी नहीं है, नामो निशान भी नहीं है जी, क्या कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें उस पुस्तक में क्या अर्थ लिखा हुआ है वो सुनिए। पुस्तक में लिखा है, इस मतलब यही जो अर्थ है ना ऊपर जो आप मूल में देख रहे हो जो ब्लैक कलर से लिखा है, उसी को थोड़ा ऐसे करके पढ़िए, जस्टिफाई करके, थोड़ा अच्छा रहेगा, खंड खंड करके। क्या अर्थ करना है,
हलंतात परम श्रुति सी ते तद प्रकृतम हल लुप्यते। हलंतात परम मतलब हलंत से परे, शु ती सी, ये सूती सी क्या है? सू तो आप समझ ही रहे हो, ये वाला सू, जी जी ठीक है ना। और जी ती और सी क्या है? ये जब आप पढ़ोगे ना तिप्तस जी सिप्तस था आगे भ्वादिगण में जाकर वहां समझ जाओगे क्या है। जी तो हलंत से परे सु संबंधी अप्रयुक्त हल का लोप होता है, ती संबंधी अप्रयुक्त हल का लोप होता है, और सी संबंधी अप्रयुक्त हल का लोप हो जाता है। पहला अर्थ हो गया हल लोप। दूसरा अर्थ क्या करना है आपको? दूसरा अर्थ है कि दीर्घौ यौ ज्ञापौ, दीर्घ जो ज्ञाप और तदंतात, ऐसा तदंत अर्थात दीर्घ ज्ञंत और आवंत ऐसा शब्द है ना। दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदंतात परम, तदंत से परे अर्थात ज्ञंत आवंत से परे क्या होता है? सु इत्येतद हल लुप्यते। सु के सकार का, सु मतलब सु का प्रयुक्त कब बचेगा? जब उकार चला जाएगा, सकार मात्र रहेगा तो जी उसका लोप हो जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या नहीं जोड़ा? दूसरे अर्थ में ती और सी नहीं जोड़ा, क्योंकि न्यंत और आवंत से कभी भी तिवादी प्रत्यय नहीं आ सकते, इसलिए हमने केवल इसके अर्थ में कितना इस यहाँ छोड़ दिया कि दीर्घ योग ज्ञापौ तदंतात परम शु इत्ते तद प्रकृतम हल लुप्यते। याद कर लेना इस अर्थ को श्याम सुंदर जी। जी 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 गुरुजी बहुत पूछते हैं, ज्ञानिन जी गुरुजी इसके अर्थ को। जी और मैं इसको अर्थ को और क्यों आपको याद करने के लिए कह रहा हूं, छात्रों को बहुत भ्रांति है, हलन्याब वो हलन्याभ्यो दीर्घ श्रुति से प्रकृतम हल में नहीं समझ पाते प्रॉपर क्या है ये। इसका थोड़ा अच्छा सही अर्थ है, स्पष्ट होता है इससे। तो सूत्र में दो चीजें ध्यान रखिए। एक तो ये सूत्र हलंत शब्दों से परे, जो हलंत हो गए हैं उनसे परे श्रुति सी संबंधी अप्रयुक्त हल का लोप करेगा। और जी यदि नियंत और आवंत, ज्ञाप ज्ञाप मतलब जो एक स्त्री ज्ञान तो प्रत्यय होते हैं ना, नीप और आप चाप डाप वगैरह, वो आप सब जानते हो, उनसे परे क्या होता है? अप्रयुक्त हल का लोप हो जाता है उनसे भी परे। ठीक है, तो दो अलग अलग करके पढ़ना। यहां पर कौन सी कंडीशन है? यहां पर आपकी कंडीशन है सु कि ये हलंत शब्द है, ये सखान, ये देख रहे हो ना, इसको ऐसे कर जी लो सखान, ये न हलंत है। इससे परे क्या है? आपको ये सुसंबंधी हल मिल रहा है। ये है क्या? जी अप्रयुक्त है। जी सुसंबंधी हल कैसा है? ये अप्रयुक्त हल अप्रयुक्त है ये। और किससे परे है? ये हलंत से परे है। जी ठीक है, तो हलंतात जी परम सूतीसी इत्येतद अप्रयुक्तम हल लुप्यते। सूतीसी ऐसा इत्येतद अप्रयुक्तम, ऐसा अप्रयुक्त हल होना चाहिए। तो अप्रयुक्त है सब, क्योंकि अकेला है, सिंगल है, उसकी अप्रयुक्त जी संज्ञा है, जी उसका लोप हो जाएगा। आपने लोप कर दिया तो क्या स्थिति बन जाएगी? स्थिति बन जाएगी सकार का लोप होने के बाद सखान। क्या स्थिति बन जी जाएगी? सखान सख आन मतलब सखान बन जाएगी। जी फिर आपको क्या करना है? आपका एक अग्रिम सूत्र है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा हो सबसे नीचे वाली पट्टी में, ये न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। ठीक है, क्या करता है ये सूत्र? ये सूत्र नकार का लोप करता है, पर कब? सूत्र कहता है प्रातिपदिक संज्ञकम यत पदम। प्रातिपदिक संज्ञक पद कौन है आपका? सखान। सखान क्योंकि आपने सखी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा की, इसको आपने अनंग किया तो ये भी प्रातिपदिक ही रहा। जी अनुबंध लोप होने के बाद भी सखान ये प्रातिपदिक ही है। तो जी प्रातिपदिक संज्ञकम यत पदम, अत्र प्रातिपदिक संज्ञकम पदम वर्तते सखान, तो पद संज्ञा भी है सुप्तिगंत पदम जी सूत्र द्वारा, जी इसलिए यत पदम ये पद भी है। तो प्रातिपदिक संज्ञकम यत पदम वर्तते सखान इति पदम जी है। जी तदंतस्य, उसके अंत्य में क्या है? नस्य, तदंतस्य नस्य, उसके अंत में नकार को, उसके जी अंत्य नकार को, तो इसके अंत में क्या बैठा हुआ है? नकार नो बैठा हुआ है ना। जी ये रहा प्रातिपदिक संज्ञकम यत पदम तदंतस्य नस्य, उसका अंत्य नकार होना चाहिए। तो यस उसका अंत्य नकार है, तो उसका क्या जी कर दीजिए? लोप कर लोप दीजिए। लोप मतलब उसे डिलीट कर देना है, ठीक है, हटा जी देना है, अदर्शन कर देना है प्रत्यय का। तो जी कर दिया, तो अगली कंडीशन क्या बन गई? सखा मिला दीजिए, रूप बन गया जी सखा। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्यों? आपने ऑपरेशन कर दिया।
सखी से सखा, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखिए ये पुल्लिंग है। तो सखी शब्द के जब रूप चलेंगे तो हरि की तरह नहीं, जैसे मैंने पूछा कि सखी शब्द के रूप चुनाओ तो आप स्टार्ट हो गए सखी सखी और सखया, ऐसा नहीं करना है कभी भी, ये गलत है। सुविभक्ति में क्या रूप बनेगा, सुविभक्ति में आपका रूप बनेगा सखा, समझ गए ना जी। सुविभक्ति में क्या रूप बनेगा आपका, सखा। सखा ये रूप बनेगा। सखा। तो सखा बनने में आपको, सखा बनाने में सखी शब्द से ये थोड़ा प्रक्रिया आप समझ गए होंगे, है ना। जी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको एक स्लाइड और दिखा दें। ये वाली देखिए, मतलब इसमें हमने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और उसे लिख दिया है। कैसे है देखिए, सखा कैसे बनाना है, मतलब एक उसको संस्कृत में भी लिख दिया है, उससे स्क्रीनशॉट लेकर के। सखी शब्दात प्रातिपदिका, प्रातिपदिक संज्ञक सखी शब्द है, उससे स्वौजसिति सूत्रेण प्रथमैक वचने शु प्रत्यय और अनुबंध लोपे सखी स इति जाति यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यंगम इत्यादि ना अंग संज्ञायाम। मैंने कहा ना अंग संज्ञा कर लेना, तो सखी की हो गई अंग संज्ञा। अनंगशौ इति सूत्रेण ङिच्च इति परिभाषा सहायतया, ङिच्च इस परिभाषा सूत्र की सहायता से अंत्यस्य अनंगादेश, अंत्यस्य मतलब सखी शब्द का जो ई है उस ई को अनंगादेश कर देना है। अनुबंध लोपे, फिर अनुबंध लोप कर देना है, तो स्थिति बन जाएगी सखन सा, अनंग कर दिया ना ई को और जोड़ दिया सखन सा इति स्थिते। फिर क्या करना है, अलोन्त्यात् पूर्व पदा इति सूत्रेण नकारात् पूर्वस्य अकारस्य उपधा संज्ञायाम षोडनुपुंसकस्य इत्यनेन शु प्रत्ययस्य सर्वनाम स्थान संज्ञायाम। षोडनुपुंसकस्य से क्या हो गया, सर्वनाम स्थान संज्ञा, उपधा संज्ञा भी हो गई। और अप्रयुक्त एकार प्रत्यय से क्या हो गया, इत्यनेन प्रत्ययस्य सस्य, प्रत्यय का जो सा दिखाई दे रहा है मतलब सुप्रत्यय का सा जी, उस सस्य की अप्रयुक्त संज्ञायाञ्च कृतायाम, अप्रयुक्त संज्ञा कर लेने पर सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ इति सूत्रेण नान्तस्य पधाया दीर्घे, मतलब पहले इन्होंने दीर्घ कर लिया और दीर्घ कर लेने के बाद हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुतम हल इति सूत्रेण अप्रयुक्तस्य लोपे, अप्रयुक्त से मतलब वो सकार का लोप हो जाएगा मात्र। और फिर क्या करना है, अब नकार बचा तो स्थिति बनेगी सखान, मतलब नकार बचा, अंत में आपको नलोपा प्रातिपदिकांत सूत्रेण नस्य लोपे कृते सखी इति सिद्धम, बस ऐसे सिद्ध करना पड़ता है हर एक चीज। तो आपने आज हम आपको एक वचन का यही रूप पढ़ाते हैं बस, ठीक है ना, क्योंकि आगे की प्रक्रिया के लिए फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा। कल की कुछ बात कर लेते हैं, आज तो ये तो यहीं तक, कल की बात कुछ कर लेते हैं। हरि शब्द के तरह आप लोगों में से कुछों ने मुझे, जैसे मेधा जी ने और बाकी लोगों ने मुझे अन्य शब्दों के भी रूप लिख करके भेजे हैं, बहुत सराहनीय प्रयास है उनका। वो लोग एक अच्छी दिशा में, है ना, खुद को एक अच्छा आगे बढ़ा रहे हैं वो लोग। तो आपको क्या करना है, इनका अभ्यास करना है। क्यों, आपको इनको बोलना आना चाहिए, जैसे आपने लेखन किया आपको उन्हें बोलना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा देखें कौन कौन उसमें समझ गए हैं। जी बसंती जी। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अनुबंध का क्या तात्पर्य होता है? अनुबंध का मतलब होता है अनुपश्चात कार्यार्थम बंध्यते, जो पाणिनि जी ने किन्हीं कार्य को करने के लिए लगाए हों वो अनुबंध कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर अनंग में ङ जो जोड़ा है वो किस लिए जोड़ा है कि ये अनंग आदेश अंत के स्थान पर बैठे, इसलिए उसमें ङ जोड़ दिया। ऐसे ही पाणिनि जी कहीं ङ जोड़ दें, कहीं ट जोड़ दें, कहीं क जोड़ दें, मतलब कुछ एक ऐसा, क्योंकि यहाँ पर अनंग का बचता तो अन ही है, दो चीज एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, उसमें अ भी जोड़ रहे हैं और ग भी जोड़ रहे हैं, उनको तो लोप करके ही हटा रहे हैं। तो उनको वो जोड़ते हैं क्यों कि उनको जोड़ने से, और जब वो जोड़ के हट गए तो उन संबंधी कुछ कार्य हो जाएगा। इसलिए जब कोई आदेश ङित होता है तो अलग प्रभाव पड़ता है, कोई कित होता है, कोई टित होता है, आगे चल के कई कई प्रकार के होंगे, कुछ पित आएंगे, तो ये अनुबंध कहे जाते हैं वो, कि कुछ कार्यार्थ वो उसमें लगाए जाते हैं, उनका अनुसंजन किया जाता है।
ठीक है ठीक है जी। हाँ जी। चलिए, तो हरि शब्द के रूप मैं समझता हूं आप सबको आ गए होंगे, किसका कहां पर क्या क्या बनेगा, है ना। थोड़ा अब आपको सही से आ जाने चाहिए। जैसे आपने अदंतों में राम शब्द को ठीक कर लिया, आदंतों में विश्वपा और एक हाहा को भी, है ना, और उधर सर्व और निर्जर, सब तमाम शब्दों को आपने पढ़ा। ऐसे हरि शब्द को भी, हरि शब्द में भी आपकी सही प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है जी। जी जी पंतोला जी, श्रूयते ध्वनि नवा। जी भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, आज तो मुझे बजरंग शास्त्री जी भी याद दिखाई है, दे रहे याद हैं। है, याद है। हाँ हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं पंतोला जी, अब तो आपकी पीएचडी हो गई है ना। क्यों पंतोला जी, अब तो आप जी अब जी। कैदियों जैसी जिंदगी न जिए, अब तो स्वतंत्र हो जाइए, थोड़ा हंसिए मुस्कुराइए। ठीक है। ये भी है। हाँ हाँ। आजकल हंसना तो मुश्किल हो गया था बड़ा, बहुत बड़ा हाँ हाँ बोझ कम होता है पीएचडी होके, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भार वही सा कहता कम हूँ, हो जाता पीएचडी है। का काम निपटा लेना चाहिए, समय से ही अच्छा रहता है। मैं हरि शब्द के विषय में कुछ बात कर रहा था। आप जी लोगों को देखो अच्छी तैयारी होना चाहिए। श्याम सुंदर जी तैयारी कर ली हो कि नहीं? जी, थोड़ी थोड़ी की है। हाँ, अच्छे से कर लेनी। देखो अब मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ आपको, कल भी जी जी, बहुत सारे आज सूत्र पढ़ाए थे जी आज और मुझे टाइम 6 नहीं मिला। सूत्र लगभग आज भी पढ़ा दिए हैं। तो जी अब आपको भी स्पीड बढ़ानी है, हमें ग्रंथ पूरा करना है, ठीक है ना। जी जी तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जैसे मैं पूछूं आपसे तो आपको तैयार रहना चाहिए। देखो मैं कैसे पूछूंगा, अब अभी पूछ नहीं रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे जी मैं पूछूंगा हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का क्या रूप है, तो आपका उत्तर होना हर चाहिए हरऊ। हरऊ हराऊ, हराऊ। हरऊ। ठीक है। मैं जी पूछूंगा हरि शब्द के प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन का रूप बताइए, हरयः। हरयः। हरया। तुरंत क्लिक होने चाहिए, ठीक है ना। जी इसके जी बाद मैं पूछ सकता हूं आपसे जी जी। कि हरि शब्द के षष्ठी विभक्ति का रूप बताइए, एक वचन। हरे 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 हरे, हरे। ठीक है ना। हमें कैसे देखो तैयारी होनी चाहिए। अब मैं पूछ सकता हूं कि आप मुझे हरि शब्द के सिर्फ एक एक वचन के रूप बताइए। हरिः हरि, हरिं हरिणा हरिम, हरये हरेः हरिणा, हरेः हरौ। हरे, 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 हरऊ, सप्तमी जी तक पूरा। एक जी संबोधन छूट गया, प्लीज उसको भी जोड़ विसर्ग है लें, ना, हे हे हरे। विसर्ग। हरे। वो मुझे हे तुरंत हरे उसके बाद बताना था, लेकिन वो जी है। जी। जी हाँ, तो ऐसे मैं कह रहा हूँ आपको हरे में बहुवचन के विसर्ग है ना। खटाखट बहुवचन के रूप सुना हरे दिए, है, आड़े तिरछे हरे सब है तरफ से। जी। हाँ अब तो ठीक है, ऐसी अब यदि ठीक है, आपको तैयारी अब हो, ठीक है। है ना, और विस- सूत्र सहित थोड़ा करिए। सूत्र सहित क्या जी होता है, जैसे गुण कहाँ होता है घेर नीति सूत्र द्वारा, नितों में गीत में। घी संज्ञकों को गीत में गुण होता है नित सूत्र, तो जी, हरई में गीत गुण सुप है पर रहता है हरे में जी। और है एक ना, घेर जसी च नीति गुण द्वारा जो करता गुण है, है। एक और जसी च क्योंकि वो घी संज्ञा निमित्तक गुण है, जी तो चतुर्थी का एक वचन, जी पंचमी षष्ठी के एक वचन में घी संज्ञा जी निमित्तक गुण होगा। जी और एक जगह और गुण है हरया, लेकिन वो घी संज्ञा निमित्तक गुण नहीं है, वो तो वो जसीचा। जसी च गुण करता है जी। और ठीक है जी। फिर एक यहाँ है हे हरे में है, हाँ हाँ रसवस्य बिल्कुल, गुण ये हरे में है, फिर एक दूसरा गुण, बहुत अच्छा। रसवस्य गुण है तो आप इस तरीके से तैयारी कर जी लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। जी जी हर शब्द को ऐसे ही पढ़ना है। जी और आपको ज्यादा कठिनाई होनी नहीं चाहिए, ज्यादा हो तो वो चार्ट देख लेना। और हम आपको कुछ ही दिनों में क्या मतलब अष्टमी तक हमने जो भी अभी तक जो बनाया है ना, उसको भी आप लोगों में से कई ने मांगा है, वो भी आपके लिए भेज देंगे, जी जिससे आप भी जब उन्हें पढ़ाएं या पढ़ें तो अपने लिए अच्छा रहेगा जो बनाना हो। जी ठीक है, उसको जी भी जी आपको भेज दिया जाएगा। जी तो चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं। जी ठीक है, जी फिर जुड़ेंगे, इसको जी शब्द को फिर कल पूरा कर देंगे। ठीक है। जी जी इकारांतों में काफी सारे कुछ और थोड़े से भेद बचे हैं, जी और आप धैर्य धारण करे रहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो ना, आप शब्दों के रूप कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। ठीक है ना, जी ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रक्रिया है। जी तो चलिए खैर समापन करें आज। जी चलिए, जी जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः।
नमो नमः गुरुजी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।